नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आज की ये मुलाकात बेहद अहम। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था वो फैसला वापस लेने की मांग की है। और उन्होंने यहां तक कि विवादास्पद बयान दे दिया कि बीएसएफ की गोली से गरीब मर जाते हैं। तो पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ और बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी खुद ममता बनर्जी ने इस मुलाकात के खत्म होने के बाद दी। कि आपने देखा बीएसएफ हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया। 3-4 दिन पहले भी गोली में 3 गरीब जनता को मौत हुआ कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में। इसका पहले भी बहुत सारे मौत हुआ, कभी दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी कुचबिहार में, कभी मालदा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी उत्तर 24 परगना में, बहुत बॉर्डर में मौत हुआ। तो इसी के लिए हमने कहा कि अगर आपको बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो। अगर स्टेट से ज्यादा मदद आपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ को जो कानून बनाया वो कानून को आप विड्रॉ कीजिए। तो ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और उसके बाद जानकारी देते हुए कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जो बढ़ाया गया उसको लेकर चर्चा हुई। रवि त्रिपाठी जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर ये बात ममता बनर्जी हालांकि पहले भी उठा चुकी हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर मुलाकात करना और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो विपक्षी नेताओं से भी वो मुलाकात कर रही हैं और बीएसएफ को लेकर जो विवादित बयान तक उन्होंने दे डाला है कि बीएसएफ की गोली से गरीब मारे जाते हैं। क्या कहना चाह रही हैं ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी इसके तहत 2 मैसेज दे रही हैं। एक मैसेज ये है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है जिसमें कांग्रेस के भी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों ने भी आपत्ति जताई है इस बिल को इस कानून को लेकर। और खासतौर पे पंजाब ने भी अपने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून को प्रस्ताव पारित किया है। बंगाल ने और पंजाब ने 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ को अधिकार जो दिया गया है 15 किलोमीटर से बढ़ाकर जो 50 किलोमीटर का अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसमें भी लीड ले रही है कांग्रेस से। जो कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में लड़ाई चल रही है कि विपक्ष का चेहरा कौन और देश में विपक्ष का नेता कौन, उस मामले में ममता बनर्जी ने यहां भी लीड ली है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिलना, उनको बात रखना, संघीय फेडरल स्ट्रक्चर की बात करना कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे, राज्यों के सीमा में प्रवेश नहीं करना। और साथ साथ जो उनका अपना मकसद है, देखिए जहां तक बंगाल की बात आती है तो जब बंगाल और बांग्लादेशी की बात आती है तो बीजेपी अलग बात करती है और ममता बनर्जी उन बांग्लादेशियों को अपना वोटर मानती है जो देश में वहां आ गए और उनको गरीब कहकर उनको संबोधित कर रही है। खासतौर पर अपना जो उनका वोटर है खास उनको वो पूरी तरह से एड्रेस करते हैं। देखिए त्रिपुरा के जो मामला था उसको लेकर कांग्रेस तोड़ो अभियान को लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहा ममता बनर्जी ने? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि लोग अपनी खुशी से हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उनको हमारी पार्टी में आने को लगता है कि भविष्य है इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी एक नहीं बड़े बड़े नेताओं को तोड़ चुकी हैं। मतलब आप देखिए, महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी सुष्मिता देव वो पार्टी छोड़ के गई, उनको राज्यसभा का टिकट तुरंत दिया गया। उसके अलावा गोवा के जो मुख्यमंत्री फॉर्मर रहे, कांग्रेस के सीनियर नेता रहे, वो पार्टी छोड़ के गए। इसके अलावा अभी देखिए अशोक तंवर पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो एक तरह से लोग हंसी मजाक में कह रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला चल रहा है। डीबीटी जो है, जो सरकार की योजना है, वो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में चल रही है। इसकी चर्चा भी बहुत तेज चल रही है और ममता बनर्जी की पार्टी में भी और कांग्रेस के लोग शामिल होंगे क्योंकि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस में रही हैं। तमाम नेता जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जो राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, वो अभी ममता का दामन थामेंगे। उनको लगता है कि ममता एक जुझारू नेत्री है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, तीसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीती और बीजेपी को टक्कर दे सकती है। जी, और कांग्रेस तोड़ने के जो आरोपों को लेकर जो आप बता रहे हैं, दरअसल ममता बनर्जी ने खुद इसको लेकर क्या सफाई दी, वो बात सुनिए। नहीं है, देखिए, अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं
अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, ये उसको अपना का बात है। हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई आदमी उसका अपना सिद्धांत है कि हम तृणमूल कांग्रेस में जाए, तृणमूल कांग्रेस अच्छा लड़ाई करते हैं देश के लिए, तो ये तो ठीक है। तो एक के बाद एक कई नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ये नेता अलग अलग राज्यों से हैं। जाहिर है ममता कोलकाता से दिल्ली की राजनीतिक दूरी कम करने के लिए अपने नेशनल प्लान पर निकल पड़ी हैं और इसके लिए वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट कर रही हैं। कल कांग्रेस के दो नेता अशोक तंवर और कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है आज ममता बनर्जी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से मिलकर अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया गया। ममता मोदी के मजबूत विकल्प बनने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं और उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ममता की रेस बंगाल से देश, तो क्या यह मिशन 2024 की तैयारी हो रही है? क्या कांग्रेस का विकल्प बनेगी ममता बनर्जी? और टीएमसी में बागियों का बसेरा, देख ही रहे हैं आप किस तरह से कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं कई नेता। तो आज हमारे सवाल जो हैं आज की चर्चा में, उन्हीं के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। जो हम कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर कई नेता जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। अशोक तंवर उन्हीं में से एक नाम है, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता अब्दुल रजाक खान को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। टीएमसी के नेता संजय सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रॉय तपन भारती भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल रजाक खान साहब, क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी छोड़कर सब टीएमसी जा रहे हैं, ऐसा क्या है टीएमसी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है? मीमांसा जी, देखिए, जब एक बड़े आंकड़े के साथ एक पार्टी जीतती है तो रुझान लोगों का ऐसे होता है। अब 5 साल फिर पार्टी को बढ़ाना, पार्टी के साथ काम करना, फिर पार्टी के साथ जुड़ना, फिर दोबारा इलेक्शन में क्या होगा, इसकी वजह से थोड़े लोग जा रहे हैं। इसके बारे में जो भी करना है वो पार्टी जरूर करेगी, लेकिन इसको उतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन बातों को उतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है मीमांसा। अब्दुल रजाक खान साहब, कांग्रेस का विकल्प बन गई है ममता बनर्जी। राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसलिए ममता बनर्जी से जाकर यह मेल हो रहा है। देखिए, 2014 में मार्च में अरविंद केजरीवाल जी ने ट्राई किया था कि नेशनल पॉलिटिक्स में मैं भी एंटर करूं, फिर क्या हुआ आप भी जानती हैं। देखिए, ये सब चीजें आंकड़ों पर डिपेंड करती हैं। कांग्रेस के आंकड़े आप नेशनल लेवल पे ले लें, 2014 के चुनाव में 3.84 टीएमसी का नेशनल वोट परसेंटेज रहा है। उसी जगह पर कांग्रेस का 19.31 रहा है और वही जगह के ऊपर 2014 का आप आंकड़ा उठाएंगे तो तब भी आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस 2.53% का वोट शेयर लेकर आप नेशनल पॉलिटिक्स एंटर करना चाहती हैं। आपको भी सोचना चाहिए कि सिर्फ वेस्ट बंगाल इलेक्शन में नहीं खड़ेगा। जब जनरल इलेक्शन की बात आप कर रही हैं, जब आप सेंटर स्टेज लेने की बात आप कर रही हैं, तो आपको चाहिए कि नेशनल लेवल में आपका प्रेजेंस रहे। इन सब बातों से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश हो जाए, फिर उसके बाद ये बातें करेंगे तो मजा आएगा। अब उत्तर प्रदेश ठीक है अब्दुल रजाक खान साहब, जो आप बात कर रहे हैं, अशोक तंवर जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक तंवर जी, आप सुन रहे हैं अब्दुल रजाक खान साहब कह रहे हैं कि जो टीएमसी का प्रभाव क्षेत्र है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो पैन इंडिया प्रेजेंस जो है वो टीएमसी का नहीं है। देखो, ये कौन भाई है जिसको राजनीति का ज्ञान थोड़ा सा कम है। जब आप प्रयास करेंगे तभी तो आप एक्सपेंड करेंगे, और कांग्रेस तो पीछे हटती जा रही है। पूरे देश में बीजेपी को इन्होंने उभार दिया। आज बीजेपी साम्राज्यवादी ताकत की तरह रोंदती जा रही है पूरे मुल्क के अंदर। कांग्रेस तमाम उसको, और उसका अगर मुकाबला कहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि या तो रीजनल पार्टी कर पा रही है। अभी जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने वहाँ पर बंगाल के अंदर तीसरी बार इतनी बड़ी शिकस्त उनको दी, उससे जो एक मिथक था कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनकी हजारों करोड़ रुपए की माइट, तमाम तरह के जो इनके एक आर्म ट्विस्टिंग के जितने भी हथियार हैं वो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि
वो विजय हासिल करी और पूरा देश, आज देश का किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग ये महसूस करता है कि हमें ममता दीदी जैसा नेतृत्व मिले तो ये देश इस भाजपा से बच सकता है। क्या अन्यथा कांग्रेस का विकल्प बन गई है ममता से बनर्जी और 2024 में ये फाइट देखने को मिलेगी मोदी वर्सेस नहीं ममता? बनी है वो कांग्रेस का विकल्प नहीं बनी। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, वो विकल्प बनी है भारतीय जनता पार्टी का। और आने वाले समय में चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हो या इसके बाद, धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि एकमात्र अगर कोई इस देश के अंदर राजनीतिक शक्ति है जिसके ऊपर विश्वास है लोगों का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का, वो ममता बनर्जी हैं। और ये धीरे धीरे और साबित होने वाला है। जी, लेकिन अशोक तंवर जी, जो फैक्ट्स पर अगर हम जाएं तो पिछले चुनावों में चौथे नंबर की पार्टी रही टीएमसी, और अगर हम कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखें लगभग 20% रहा था। 52 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने और 200 सीटें ऐसी रही जहां पर वो रनर अप रही। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 170 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। तो टीएमसी कहां खड़ी होती है? देखिए, इसमें 10 करोड़ वोट तो वो हैं जो कांग्रेस को जबरदस्ती देश का आदमी दे देता है, क्योंकि बीजेपी को हराना, इसलिए उनको ये लगता है कि भाई ये एक फोर्स है और इसको हम मौका दे के देखते हैं। लेकिन कांग्रेस तो लड़ना ही नहीं चाहती ना, कांग्रेस तो अपने आप पीछे हटती जा रही। यही मैंने कहा, कांग्रेस अगर आज चाहती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन जब टिकटें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बांटोगे, साधारण परिवार के लोगों को उनकी राजनीतिक हत्या करोगे, काम जिन्होंने 5 साल किया है उनकी बजाय 4 दिन पहले किसी और को जिम्मेदारी दोगे, तो ये नहीं चलता है मॉडल। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भारतीय जो ये बात कह रहे हैं, अगर इस हिसाब से अगर चलेंगे, 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में केवल 4 सीटें थी, लोकसभा में 0 सीट थी, लेकिन वो उन्होंने सरकार 10 की 10 लोकसभा जीती, सरकार बनाई। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। दिल्ली में आम आदमी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो वो दमखम जो है वो ममता बनर्जी में ही नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी, ममता बनर्जी जी के अंदर है। हमसे बात बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और के शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, जो दूसरे दल के नेता हैं वो तो करते ही हैं प्रशंसा ममता बनर्जी की, लेकिन आज ममता बनर्जी मिली हैं सुब्रमण्यम स्वामी से और उन्होंने उनकी तुलना की है जेपी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव जैसे नेताओं से। क्या कहेंगे आप? नहीं, सुब्रमण्यम जी स्वामी अपनी कोई बात कहते हैं तो उसका जवाब वो देंगे कि वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। लेकिन मैं तो जो यहाँ पर अभी स्तुति गान सुन रहा हूँ उससे मुझे बड़ी हंसी आ रही है। लेकिन मुझे इसलिए भी थोड़ा आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि इस तरह का स्तुति गान हम जो है लगातार देखते रहे हैं। 2014 के बाद से ही मीमांसा जी, आपको याद होगा, हमने बेंगलोर में भी 17-18 लोगों के हाथ मिला के हाथ खड़ा करते हुए लोगों को देखा था। हमने जो है कलकत्ता के अंदर भी चुनाव 2019 से पहले जो है 22 पता नहीं कितना गिनते थे, वो पता नहीं होते भी थे कि नहीं होते। लेकिन शर्मा जी, आपको ट्रेलर तो दिखाया पश्चिम बंगाल में और अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे देश में खेला होगा। मीमांसा जी, यदि आप तो काफी सीनियर पत्रकार हैं और आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल में हम 3 सीटों पे थे, हम 76 सीट जीत कर आए हैं। कितने % की वृद्धि है बीजेपी की, जहां की हम कहीं नहीं थे। कांग्रेस तो पहले वहां सरकार चला चुकी है, हम तो कभी सत्ता में भी नहीं रहे, तो हम 3 से वहां 76 हो गए। कितने % की वृद्धि है? तो आप हमारी क्या समझ रही है? हार है 73 सीट जीतना हमारी। तो हमने तो अपने वहां स्कोर को बढ़ाया है। और यही नहीं, ये तो एक राज्य में सिमटे हुए लोग हैं, ये क्या बात करेंगे हमसे? हम तो केंद्र में जो है 303 सीट लेकर सामने हैं। तो इसलिए आप इसकी तुलना मत कीजिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मुझे आज बहुत दुख है, आपके चैनल में मैंने वो न्यूज सुना है, क्योंकि इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोई राष्ट्रीय दल बन जाएगा, राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल बन जाएगा, ये सब में मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे पता है देश की जनता बहुत समझदार है। लेकिन आज जो ममता बनर्जी जी ने देश की सुरक्षा एजेंसी पर जो इतना आघात किया है, बुरी तरह से जो है उनको अपमानित किया है देश की सुरक्षा एजेंसी को, इसको देश नहीं माफ करेगा। और संघीय ढांचे की बात कौन कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही, जो लगातार वहां पर
बीजेपी के कम से कम 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुकी है, जिसके मुंह में खून लगा हुआ है, केवल हत्या के सिवाय, हिंसा के सिवाय कुछ नहीं जानती, वो आज संघीय ढांचे की बात कर रही। आज बीएसएफ से इसलिए उनको लग रहा है क्योंकि जो पुलिस वहां की है, जो उनके हाथ की खिलौना बनी हुई है, उनके हाथ बस काम नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। जो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ बैठे हुए जो है उसकी आलोचना भी नहीं कर पा रहे। एंटी बीजेपी फ्रंट की बात कर रहे हैं कि वो कितना कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 के लिए। रॉय तपन भारती जी हमारे साथ हैं। रॉय तपन भारती जी, ये 2014 में भी बात हुई थी, 2019 में भी बात हुई थी, ये कभी रियलिस्टिक वे में प्रैक्टिकली फीजिबल होता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया है। इस बार क्या अलग होगा? देखिए, ममता बनर्जी तो अनुभवी नेता हैं और 21 साल से अपनी पार्टी चला रही हैं। उनका महत्वाकांक्षी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि राष्ट्रीय राजनीति में या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में यूपी का बड़ा अहम रोल है। क्या उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएगी? अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं कि कोई कदावर नेता उनके पास यूपी में मिला हो जिसके सहारे यूपी में कुछ फतह हासिल करते। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि यूपी का रिजल्ट क्या आता है। 6 महीने बाद पता चल जाएगा। अभी तो 2024 के इलेक्शन में 2.5 साल की देरी है। लेकिन बीएसएफ के बारे में जो बयान दिया ममता बनर्जी ने, बड़ी शर्मनाक है। पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूं कि 2,58,000 से भी ज्यादा जो बीएसएफ के जवान हैं, उनके स्टेटमेंट से बहुत डिमोरलाइज फील कर रहे होंगे कि गरीबों को मार देते हैं बीएसएफ। जो बीएसएफ बांग्लादेश की आज़ादी में मुक्ति वाहिनी का जो रोल था बांग्लादेश में, उसको ट्रेंड किया, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उसकी अहम भूमिका थी, तस्करों को काबू करने में उसकी अहम भूमिका रहती है, विदेश पड़ोसी मुल्कों से जो खतरा है उसको उसमें वो सेना का साथ देती है। उस पर इस तरह का बयान देना फेडरल व्यवस्था के तहत बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेती हूं। हरियाणा में संजय जी हमारे साथ हैं। संजय सरकार जी, एक तो ये बीएसएफ पर जो टिप्पणी की गई है, इस पर जवाब दे दीजिए, और जो एंटी बीजेपी फ्रंट की बात हो रही है, क्या ये कांग्रेस के बिना कामयाब हो पाएगा? 2 सवाल हैं आपसे। एक चीज बताते हैं, मैं एक चीज आपको बताते हैं। बीएसएफ जो बॉर्डर में रहता है, इनका जो ये कोई काम नहीं। देखिए, जितना घुसपैठी आता है उनको थ्रू में घुसते हैं, तो बीएसएफ भी तो बांग्लादेशी घुसपैठी को घुसाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, 50 किलोमीटर की जो बात बोले हैं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट जो है, मतलब ये राज्य मंत्री, वो एक स्मगलर है। वो 50 किलोमीटर क्यों किया? वो डंपिंग करने के लिए किया, जो स्मगलर लोग को रास्ता आराम से हो जाएगा, स्मगलिंग आराम से कर सकते हैं। और रह गया स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर, अगर 50 किलोमीटर में आप स्मगलर को आप जाने का रास्ता कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और उसमें आप मतलब जो मुनाफा लेंगे और वो पैसा जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को सवालों के घेरे में खड़ा करना, उस पर शक करना, ये कहां तक वाजिब है? जो हकीकत, ये कोई सबूत है आपके पास कि बीएसएफ की गोली से गरीब मारा जाता है? कोई आप सबूत दे सकते हैं इस बात का? तीन आदमी मर गया है। 3 दिन में 8-10 दिन का पहले का घटना बता। रायगंज में क्या हो रहा है आप बताइए? दक्षिण दिनाजपुर में हिली बॉर्डर में क्या हो रहा है? इधर में आपको पेट्रापोल साइड बॉर्डर में क्या हो रहा है? गोली से जो गांव के जो आदमी है उसको, और क्या 50 किलोमीटर क्यों किया? आपको घर में है, आपको घर में अगर 2 गाय रहते हैं, वो गाय को उठा के लेकर बोलते हैं गाय बांग्लादेश में भेजता है। अरे तुम हजारों हजार गाय बांग्लादेश से बॉर्डर से पास कर देते हो, उसमें कुछ अब तुम पकड़ नहीं पाते हो। अब पकड़ते हो तो आप किसी इनोसेंट पर्सन को पकड़ते हो। संजय जी, इतना ही वक्त था, लेकिन ये जो बयान दिया गया है, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और इसको लेकर विवाद जरूर जाहिर तौर पर और बढ़ेगा, और आपसे जरूर जवाब इस पर मांगा जाएगा। लेकिन मेरे पास वक्त आज इतना ही था। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.